अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नवी बरसी के मौके पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ज़िमनी इंतखाब के जरिए पार्लियामेंट का हिस्सा बनने की जो बात की गई, इस ऐलान के बाद न सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि मुल्क की सियासी क़यादत में भी नई बहस का आगाज हो गया। जमीनी हकायक ये बता रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, मगर पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन और शरीक चेयरपर्सन के पार्लियामेंट का हिस्सा बनने के बाद कौन इन दोनों शख्सियात में से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करेगा, ये एक अहम सवाल है। मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली का हिस्सा बन भी जाते हैं तो उस सूरत में भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाही अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे, अपना किरदार जारी रखेंगे और उनसे उनका ओहदा वापस नहीं लिया जाएगा। इस बयान के बाद खुर्शीद शाह साहब की जानिब से भी इस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया और उनका यह कहना है कि जो उन पर एतमाद का इजहार किया गया है, इस पर वो बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन साहब के शुक्रगुजार हैं। अलबत्ता अगर बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली में आते हैं तो उस सूरत में वो चाहेंगे कि वही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करें, क्योंकि वो उनके लीडर हैं और उन्होंने ये सीखा है सियासत में कि लीडर से कभी आगे नहीं जाना चाहिए। इसलिए खुर्शीद शाह साहब ये कहते हैं कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी के पीछे रहेंगे। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी अगर ये दोनों ज़िमनी इंतखाब के जरिए जिस तरह इरादा जाहिर किया गया है कौमी असम्बली में जाते हैं तो उस सूरत किसे ये किरदार मिलना चाहिए या कौन ये किरदार अदा करेगा, तज्जियाकार इस मामले को कैसे देखते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे पैनल में शामिल हैं इम्तियाज आलम साहब, इसके साथ साथ मजहर अब्बास, शहजाद चौधरी, हफीजुल्लाह नियाजी, अमजद शुएब और मारवी सरमद साहिबा। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए, अगला कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बिलावल भुट्टो जरदारी को होना चाहिए या आसिफ अली जरदारी को? दो ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, खुद वहां से इरादे का इजहार कर दिया गया। क्या आप देखते हैं या समझते हैं, आपकी राय में सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह बेहतर तौर कौमी असम्बली में कर सकती है? मजहर अब्बास। मेरा ख्याल है आसिफ अली जरदारी साहब को होना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने ये फैसला कर ही लिया है कि वो कौमी असम्बली में जा रहे हैं तो फिर जाहिर है अगर आसिफ जरदारी नहीं भी होंगे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तो दरअसल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वही होंगे, चाहे आप खुर्शीद शाह को रखें या बिलावल भुट्टो को रखें। मेन जो पॉलिटिक्स रिवॉल्व करेगी पीपल्स पार्टी की वो तो जरदारी साहब के गिर्द करेगी। तो बेहतर यही है कि वही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो जाए, बजाय इसके कि ये कन्फ्यूजन रहे कि जी खुर्शीद शाह साहब तकरीर कर रहे हैं लेकिन सारी लाइन जो है वो आसिफ जरदारी साहब की तरफ से आ रही हैं, बिलावल भुट्टो तकरीर कर रहे हैं, बराबर में जरदारी साहब बैठे हुए हैं और जरदारी साहब उनको वो कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि जिसके पास सारी पावर है और जिसके पास सारे फैसले करने का इख्तियार है तो वही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो जाएं जब वो असम्बली में जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आसिफ जरदारी अगर वो होंगे तो वो जाहिर है पीपल्स पार्टी को फिर उस कन्फ्यूजन का पीपल्स पार्टी पर शिकार नहीं रहेगी। और मतलब साहब आप ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्यादा मजबूत अपोजिशन कर सकेगी कौमी असम्बली से जरदारी साहब के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होने से? देखिए, मजबूत अपोजिशन तो पीपल्स पार्टी नहीं कर पा रही। मजबूत अपोजिशन की अपॉर्चुनिटी तो पीपल्स पार्टी लूज कर जा रही है, लूज कर पाए। और इमरान खान जितने एग्रेसिव अब होने जा रहे हैं, उसके बाद जो भी इनिशिएटिव होगा, चाहे वो पनामा के हवाले से हो या अदरवाइज हो, वो इमरान खान के हाथ में इन्होंने दे दिया है। वरना 27 दिसंबर को अगर ये कोई बड़ा ऐलान करते तो उसके बाद एक हलचल मचती और उसमें फिर तहरीक इंसाफ पे प्रेशर आता कि पीपल्स पार्टी सड़कों पे है तो वो क्यों नहीं है। तो मेरा ख्याल है अब जो पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया है वो एक मौसर अपोजिशन का रोल तो शायद कर सकते हैं, लेकिन ताकतवर अपोजिशन का जो है वो इमरान खान के ही हाथ में होगी। और चूंकि बात 2017 में ज्यादातर सड़कों पर ही होगी तो इमरान खान तो ऑलरेडी सड़कों पे हैं और वो इस हद तक क्लियर हैं कि अभी मैं जहांगीर तरीन साहब का वो देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि हम जनवरी 2017 में 2018 के उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे। यानी वो इस हद तक जा रहे हैं, 2017 को ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इनिशिएटिव उस लिहाज से तो इमरान खान के पास ही रहेगा ऑपोजिशन। ये भी किसी दिन इस पे भी बात करेंगे कि मौसर और ताकतवर कौन बेहतर ऑपोजिशन। इम्तियाज आलम साहब, आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी? देखिए, आपका सवाल जो है वो एब्सर्ड है। इसलिए एब्सर्ड है कि जरदारी साहब तो उम्मीदवार ही नहीं है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने के। असल सवाल जो उठा है वो उठा है कि आसिफ जरदारी रहेंगे या खुर्शीद शाह रहेंगे। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ मजहर अब्बास साहब का, बड़ा इन्होंने पता फेंका है जबरदस्त अपनी बातचीत में। मेरा ख्याल है कि बिलावल को मौका देना चाहिए कि वो असम्बली में आकर इजहार ख्याल कर सके और फिर वो अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी जा सके, उससे उन्हें एक्सपीरियंस मिलेगा और पीपल्स पार्टी को नई लीडरशिप बिल्ड करने का मौका मिलेगा।
और जरदारी साहब को बहुत अच्छे स्पीकर नहीं है, और हाँ वो अलबत्ता ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में बहुत उनका मकाम है, लेकिन पॉपुलर पॉलिटिक्स में और पब्लिक स्पीकिंग में उनकी वो पोजीशन नहीं बनती। और अगर इसे ही बिल्ड करना है बिलावल को एज ए फ्यूचर लीडर, तो उन्हें एक्सपीरियंस देना चाहिए पार्लियामेंट का। खुर्शीद शाह साहब बार बार ये इसरार कर रहे हैं कि वो नहीं होंगे, और उनकी ख्वाहिश है कि वो इस मरतबे से हट जाए। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी गुंजाइश बनती है। हालांकि बिलावल हाउस से खुद बिलावल भुट्टो ने इसकी तरदीद की है। मेरा ख्याल है कि ये जो बात कही जा रही है कि 2017 का साल हंगामों का होगा और एजुटेशन का होगा, मुझे ये नज़र नहीं आ रहा। जैसे खुद मजहर साहब ने कहा कि पीटीआई ने अभी से उम्मीदवारों की लिस्टें बनानी शुरू कर दी हैं। ये पार्टी सब की सब इलेक्शन मोड में जाएंगी। ये पनामा का फैसला जो भी आ जाएगा, इससे मामला सेटल हो जाएगा किसी तरफ और जल्दी हो जाएगा। तो उसके बाद कोई बड़ा मुद्दा रहता नहीं है। पाकिस्तान में कोई बड़ा क्राइसिस नहीं है। अगर पैदा ना हो गया वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता ये है कि अब पार्टी सब की सब गेड़ है इलेक्शन के लिए तैयारी में, और ये लंबी मुहिम होगी इंतखाबी, और पब्लिक मोबिलाइजेशन होगी। और बेहतर है कि इस तरह के इश्यूज निकल जाएं, ये जो स्कैंडल्स है और दूसरी चीजें, और अगला इलेक्शन प्रोग्राम पे हो, मैनिफेस्टोज पे हो, परफॉर्मेंस पे हो, लोग पूछे, हम पूछ सके पीपल्स पार्टी आपने किया क्या, पीएमएल आपने किया क्या, पीटीआई आपने क्या किया। एक दो बात मैं और कर दूं। एक तो मैं इमरान खान को मुबारकबाद देना चाहता हूं, उन्होंने एक और हॉस्पिटल कराची में बनाया है और हम उनके इस काम की बड़ी कदर करते हैं। दूसरी बात, बाचा खान के बारे में जो पोप ने अल्फाज कहे हैं कि दुनिया भर के लोगों को उनके अदम तशद्दुद के फलसफे को फॉलो करना चाहिए, इसका हमें नोट लेना चाहिए। ठीक, इम्तियाज आलम साहब और मजहर अब्बास साहब की दोनों की गुफ्तगू में ऑप्शन मुख्तलिफ है, लेकिन एक बात मिलती है जो मजहर साहब ने कही कि तकरीर कोई करे, अल्फाज किसी और के हो, तो फिर जिसके अल्फाज हो कायदे इस पे इख्तिलाफ हो। इम्तियाज साहब कहते हैं जरदारी साहब अच्छे स्पीकर नहीं, ड्राइंग रूम सियासत अच्छी कर सकते। तो बातें दोनों की मिलती जुलती हैं, ऑप्शन मुख्तलिफ है। शहजाद साहब किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ सबसे पहले सैयद खुर्शीद शाह को हमें सामने ला के तारीफ करनी चाहिए उनकी। मेरा ख्याल में बेहतरीन ऑपोजिशन लीडर का रोल उन्होंने अदा किया। और ख़ासतौर पर अगर उनकी पिछली तकरीर देख लें जो कि पनामा के ऊपर थी, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग स्पीचेस जो कि खुर्शीद शाह साहब ने इतनी भी शायद बहुत कम की होंगी, लेकिन उन सब तकरीरों में से बहुत अच्छी तकरीर थी, बड़े पाए की तकरीर थी। इस जैसे एक अपोजिशन लीडर को हटाने की कोई सबब, कोई वजह बनती नहीं है। आसिफ जरदारी साहब जिस मकसद के लिए आ रहे हैं पार्लियामेंट में, ये उनका एंटायरली डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। वो वहाँ पर जोड़ तोड़ की बात करेंगे, वो अपनी अलायंसेस की बात करेंगे। साल सवा साल रह गया है, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के तमाम रीजन्स के लोगों की एक्सेस होगी, उनसे गुफ्तगू करेंगे और अपने अलायंसेस, अपने पीपल्स पार्टी के अलायंसेस की पॉसिबिलिटी क्रिएट करेंगे। अलायंसेस बन नहीं जाएंगे इलेक्शन तक, इलेक्शंस के बाद बनेंगे, लेकिन उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद ये सब वो लोग हैं जो इलेक्टेबल्स हैं। हमारे यहाँ इलेक्टेबल्स की सियासत है, और ये सब इलेक्टेबल्स जरदारी साहब को एक पार्लियामेंट की छत के नीचे अवेलेबल हैं। उनको फ्री टाइम चाहिए, वो बोलते अच्छा नहीं है, उनको सिर्फ वो फ्री टाइम इसलिए चाहिए ताकि वो मुलाकात करके, मेल मुलाकात करके अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर सकें। ये उनका काम होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवान हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इतना फहम, इतना तजुर्बा रखते हैं कि जहां पर वो पॉलिसी सीख सकें, प्रोसेसेस को सीख सकें। वो सीखेंगे जरूर, और वहां पे बैठ के सीखेंगे पार्लियामेंट में, लेकिन थोड़ा इर्द गिर्द नजर डालें कि कौन लोग हैं जो कि भाग के कमान लेना चाहते हैं। वो सैफ कदाफी तो हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि गांधी का बेटा ये काम नहीं कर रहा। तो मेरा ख्याल ये सीखने वाला काम है सियासत का जो है। ही मस्ट अंडरस्टैंड, उनको सब्र आना चाहिए, जो कि उनके जो हवारी हैं, जो उनके पास बैठे हैं, उनको सब्र की तलकीन नहीं कर रहे। और मैं अगर उनको मैं पैगाम दूं तो सब्र का पैगाम दूं, और ये कहूं कि सीखें, जितनी सियासत सीख सकते हैं, ताकि वो अपने उस पाए पे पहुंचे जहां पर उनकी वालदा जिस किस्म की सियासत करती थी, तो वो जगह पे अभी नहीं पहुंचे हुए पहली बार। तो इसलिए उनका बनना ना मुझे किसी सूरत पीपल्स पार्टी के हक में नजर नहीं आता है। सिमिलरली जरदारी साहब का भी बनना हक में नजर नहीं आता है। मैं समझता हूं खुर्शीद शाह साहब को कंटिन्यू करना चाहिए, ही इज डूइंग अ गुड जॉब, और उन्हीं को भले जिस किस्म के भी उनके ऊपर ताने या बातें बनती हैं, लेकिन इट्स अ गुड आइडिया टू कीप हिम गोइंग। ठीक, शहजाद साहब कह रहे हैं कि खुर्शीद शाह को कंटिन्यू करना चाहिए, बाकी दोनों लोग जो पीपल्स पार्टी के हक में नहीं जाएंगे बेहतर नहीं रहेगा। नियाजी साहब क्या ऑप्शन लेंगे, किसकी राय के साथ इत्तेफाक करेंगे? मेरे ख्याल में जी खुर्शीद शाह साहब इस पे दो राय नहीं है कि आउटस्टैंडिंग अपोजिशन लीडर थे इस असेंबली के। नहीं, मैं समझता हूँ कि इससे जो पहले असेंबली आई हैं जिनमें बड़े बड़े स्टालवार्ड्स थे, 70s के अंदर जो असेंबली आई है, 80s में आई हैं, फिर 90s में आई हैं, और फिर 2002 के इलेक्शन में आई हैं। खुर्शीद शाह साहब
ने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया है। उनकी ये शहजाद साहब ने एक तकरीर का खसूसी जिक्र किया। मैं समझता हूँ कि जब अगस्त 2014 में जब धरना चल रहा था तो वो उनकी स्पीच मास्टरपीस है जो, और असेंबली में वो हमेशा एक सुनहरी रूप से रखी जाएगी जिस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को डिफेंड किया। लेकिन असल बात यह है कि बिलावल साहब को असेंबली में ऑलरेडी लाने में देर कर दी गई है। मेरा ख्याल है जब वो इस काबिल हुए थे तो उनको फौरन लाना चाहिए था, क्योंकि इसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग होना जरूरी है। क़यादत पीपल्स पार्टी की बिलावल साहब ने करनी है। ये बात बिल्कुल इम्तियाज साहब की सही है कि आपको ये कहना चाहिए था कि बिलावल साहब और खुर्शीद साहब में से किसको आना चाहिए। जरदारी साहब जो होंगे वो पीपल्स पार्टी का दिमाग होंगे और उनकी भी ये ख्वाहिश होगी और पीपल्स पार्टी के बाकी लीडरों की भी ये ख्वाहिश है कि जरदारी साहब का जो बैग भी बहुत बड़ा है और उनकी जो उनका प्लस पॉइंट है वो उनका दिमाग है, उनका जीरे कौन है, उनकी मुफाहमती पॉलिसी है। सुनने में आया कि वो इवन फातिमा भुट्टो को और गिनवा को भी वो किसी तरीके से अप्रोच कर रहे हैं और ये जरदारी साहब में कैपेसिटी है तो दिमाग उनको होगा। ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी बिलावल की और ये होनी चाहिए। इनके नाना की ट्रेनिंग हुई थी, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, फॉरेन मिनिस्टर रहे थे, असेंबलीज में रहे थे। बेनजीर भुट्टो जब 88 में आई थी, ट्रेनिंग नहीं थी, डिजास्टर था, बेशुमार गलतियां कमिट की उन्होंने 88 से 90 तक और उनको आखिर तक भुगतना पड़ा। ये बाकी चीजों को छोड़ो, उनसे सियासी गलतियां हुई क्योंकि तरबियत नहीं थी, तो उनको भारत तरबियत देनी है और इसी के लिए बंदोबस्त हो रहा है और उनको बनाया जाएगा, क्योंकि अगर उनकी ट्रेनिंग ना की तो फिर कब वो ट्रेन होंगे। ऑन जॉब ट्रेनिंग जरूरी है। तो बिलावल भुट्टो साहब ही अपोजिशन लीडर होंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन खुर्शीद साहब को अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। ये ठीक है कि इनके आने की मौजूदगी उनको खुद ही कहा कि मुझे स्टेप डाउन करना होगा, कि उन्हीं को आगे करना है और बिलावल साहब ही लीडर होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ही की बात करें, अपोजिशन लीडर होंगे, होना चाहिए। अमजद शुएब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक खुर्शीद शाह साहब का ताल्लुक है, बिल्कुल वो धुआंधार तकरीरें करते रहे हैं, लेकिन जब भी वो थोड़ा अपने जूतों से बाहर निकलने की उन्होंने कोशिश की, चौधरी निसार ने उनको याद दहानी कराई, उनके मुकदमात की, उनके केसेस की, उनकी फाइलों की, और उसके बाद देखा कि उस गुब्बारे से हवा निकलते बहुत देर नहीं लगी। असल चीज़ क्या है? असल मसला ये है कि इन सब के पास अपना अपना बैगेज मौजूद है और इनकी डोरें पीछे से जरदारी साहब ही लाते रहे हैं। बहुत सारी दफ़ा इन्होंने कहा कि हम सड़कों पे होंगे, हम अपोजिशन करेंगे, लेकिन आपने देखा कि अपोजिशन तकरीर के अलावा बाकी कतन कहीं इफेक्टिव नजर नहीं आई। ये वो सिलसिला है जो कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और जिस तरह की अपोजिशन नून लीग ने उस जमाने में मुहैया की, जो खिदमात उन्होंने अंजाम दी पीपल पार्टी के फायदे के लिए, वो आज पीपल्स पार्टी उनको रिटर्न कर रही है। चुनाचे चेहरा कोई भी हो, जो डोरें हिलाई जाएंगी, अगर दुबई से हुकूमत चलाई जा सकती थी, दुबई से आप खुर्शीद शाह को कंट्रोल कर सकते थे, तो पार्लियामेंट में बैठ के तो बिल्कुल बहुत आसान है। और अगर ये सारा कुछ इसी तरह है कि पॉलिसीज किसी और की होंगी और चेहरे कोई और हो सकते हैं, तो मैं बिल्कुल मदर साहब से इत्तफाक करता हूं कि फिर बेहतर यही है कि चेहरा भी वही सामने हो, वो अच्छी तकरीर करें ना करें, असल चीज परफॉर्मेंस है कि वो ऑपोजिशन के तौर पे फ्लोर पे या फ्लोर से बाहर वो क्या करते हैं। आज जो इमरान खान जिस तरह की ऑपोजिशन कर रहा है वो बिल्कुल एजिटेशनल ऑपोजिशन है, लेकिन उसमें जान नजर आती है, लगता है कि वो मुखालफत वाकई कर रहे हैं। यहां यूं लगता है कि अल्फाज तो मुखालफाना होते हैं लेकिन अमली तौर पे कोई मुखालफत नहीं है, और ये मुफाहमत की पॉलिसी है जिसका जरदारी साहब प्रचार करते हैं। अगर यही चलनी है तो मुफाहमत के बादशाह खुद अगर सामने होंगे तो कम से कम हमें पता लगेगा कि कौन क्या कह रहा है और वो किस हद तक अपने अल्फाज के साथ सिंसियर है। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल में जरदारी साहब को ही सामने आना चाहिए। आसिफ अली जरदारी का ऑप्शन ले रहे हैं अमजद शुएब साहब। मारवी सरमद साहिबा, सबकी गुफ्तगू आपने सुनी, किसे देखना चाहेंगी? अगर आपकी राय ली जाए, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ अली जरदारी? बहुत बहुत शुक्रिया आयशा। मेरा ख्याल है कि खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत खूबी निभाते आए हैं और उन्हें ही होना चाहिए। ना मैं बिलावल साहब को वोट दूंगी ना जरदारी साहब को। देखिए, बिलावल जो है वो अभी नौवारद हैं। जब उनकी वालिदा तशरीफ़ लाई थी कारज़ारे पार्लियामान में, तो उस वक्त आपको याद होगा वो आते ही पहले ही वज़ीर आज़म की कुर्सी पर विराजमान हुई थी और उसके पीछे उनकी स्ट्रगल थी। पूरे 10 साल से ज़्यादा उन्होंने जो है वो तनहा पार्टी को चलाया था और बहुत ही ट्राइंग टाइम्स में चलाया था। और
और ना सिर्फ पार्टी को चलाया बल्कि ऑपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा करके उनको भी साथ लेकर चलती रही। MRD की मूवमेंट में उनका रोल जो है वो लीडिंग था। तो उनमें और बिलावल साहब में बहुत फर्क है। अभी बिलावल को बहुत सीखना है और ये जो आखिरी साल है पार्लिमानी साल, इसमें बहुत डिपेंड करेगा कि आप ऑपोजिशन किस तरीके से करते हैं, क्योंकि इलेक्शन का साल है और इसमें एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट जो है वो हमेशा, क्योंकि लेजिस्लेशन ज्यादा नहीं होती नॉर्मली आखिरी पार्लिमानी साल में, आखिरी पार्लिमानी साल हमेशा प्रोमिनेंट रहता है एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट के हवाले से। तो उसमें मेरा ख्याल है कि एक तो ये फैक्टर है। जरदारी साहब का जहां तक ताल्लुक है, मैं इत्तेफाक करती हूँ शहजाद चौधरी साहब से कि मेरा नहीं ख्याल कि वो ठीक है, वो मुफाहमत की सियासत के बहुत, लेकिन जिस तरह से मुफाहमत को डिफाइन करते हैं उसमें वो उस पर अलग बहस हो सकती है, लेकिन यह है कि वो उस तरह से जोरदार ऑपोजिशन को लेकर चलना मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब की ये चॉइस होगी। वो कोशिश करेंगे, उससे पीपल्स पार्टी को बहरहाल फायदा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है खुर्शीद शाह साहब ही को रहना चाहिए। जहां तक सवाल है जोरदार ऑपोजिशन का कि जी वो देखिए, हमें, मैं दोबारा आपको उसी सवाल पर लेकर जाऊंगी कि ऑपोजिशन होती क्या है। क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम यह है कि वो सड़कों पर लेकर आवाम को आता रहे और मुखालिफत बराए मुखालिफत हुकूमत की हमेशा करे? ऐसा तो पार्लिमानी निज़ाम में तो हमें नहीं देखने में आता। उसमें तो आपको ओवरसाइट, बड़ी जबरदस्त पॉलिसी ओवरसाइट, लेजिस्लेटिव ओवरसाइट, एग्जीक्यूटिव के तमाम फैसलों पर ओवरसाइट रखनी होती है। और वो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बाहर धरने दें, जलसे लेकर आए और अब एक मुखालिफत बराए मुखालिफत का बाजार गर्म रखें। उसके लिए बड़ी समझदारी के साथ, बहुत समझ बूझ के साथ काम लेना होता है और मेरा ख्याल है कि खुर्शीद शाह साहब उसके लिए बहुत मुनासिब लीडर हैं। ठीक है, मारवी सरमत साहिबा ने खुर्शीद शाह का नाम दिया। हमारा सवाल कि अगला कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ किसे होना चाहिए, पैनल की जानिब से बड़ी खूबसूरती के साथ खूबियां और खामियां 3 शख्सियात की बयान की गई हैं और ऑप्शन बहुत तकसीम होकर सामने आए। 2 ऑप्शन गए बिलावल भुट्टो के हक में, 2 आसिफ अली जरदारी और 2 मौजूदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह के उसमें गए। लेकिन बड़ी खूबसूरती से तमाम पैनलिस्ट की जानिब से तीनों की शख्सियात पर बयान किया गया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने दूसरे मौजू पर बात करेंगे और तज्जियाकारों की राय आपके सामने रहेगी। रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। इस सेगमेंट में बात करेंगे रूस, तुर्की और ईरान शाम में जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ये कहते हैं कि जंगबंदी क़याम अमन की तरफ एक अहम कदम है, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में मुस्तकिल फायरबंदी के हुसूल के लिए बहुत ज्यादा तहम्मुल, बर्दाश्त और दोनों तरफ की पार्टियों को अपना किरदार अदा करना होगा, जिसकी अशद जरूरत है। ये मुआहिदा शामी हुकूमत के 2 अहम इत्तेहादियों रूस, ईरान और सख्त मुखालिफ तुर्की के दरमियान तय पाया है। इस मुआहिदे की खास बात यह है कि अमरीका, यूरोपीय ममालिक, खलीजी रियासतें और अक़वाम मुत्तहिदा इस मुआहिदे का हिस्सा नहीं है। शाम में गुज़िश्ता 6 सालों से खाना जंगी की सी सूरत हाल है। 4 लाख अफराद अपनी जानों से चले गए, लाखों की तादाद में लोग बेघर और पनाहगुज़ीन बन गए। इस खाना जंगी ने न सिर्फ खित्ते को बल्कि आलमी सियासत को भी मुतासिर किया है। बहुत से फरीक़ैन इस जंग में मौजूद हैं जो अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीका और उसके इत्तेहादी बैक वक्त शामी सदर बशारुल असद और बज़ाहिर दाइश के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, जबकि रूस और ईरान मुकम्मल तौर पर शामी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करने में लगे हुए हैं। गुज़िश्ता साल एक वक्त ऐसा भी आया जब रूस और तुर्की जंग के दहाने पे चले गए। रूस के तैयारा हादसे के बाद जब तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान की जानिब से माफी मांगी गई रूसी सदर से, जिसके बाद मामलात और हालात कदरे बेहतर हुए। जंग बंदी का मुआहिदा अमरीका और उसके इत्तेहादियों के बगैर हुआ। क्या ये कामयाब होगा या नहीं, ये कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन एक बात तय दिखाई देती है कि रूस की शाम में मुदाखलत ने अमरीका के किरदार को जरूर चैलेंज किया है। क्या जंग बंदी सदर पुतिन की कामयाब हिकमत अमली और अमरीकी सदर ओबामा की नाकामी समझी जाए? और सबसे अहम सवाल तो यह भी बनता है कि इस सूरत हाल का आलमी सियासत पर क्या असर होगा। पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से है, शाम में अमरीकी किरदार के बगैर जंगबंदी क्या दुनिया में ताकत का मरकज तब्दील हो रहा है? अगर आप ऐसा समझते हैं तो हाँ का ऑप्शन ले सकते हैं, और अगर इस बात से इत्तफाक नहीं करते तो आप नहीं के ऑप्शन के साथ जाएंगे। अमजद शुएब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रूस ने बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म की अपनी प्रेजेंस वहाँ दिखाई है और पार्टिसिपेशन उसकी ऑपरेशंस के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस वो अमेरिका से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ है। उस लिहाज से ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि वहाँ पे अब अमेरिका अपनी मनमानियाँ नहीं कर सकता, और अगर अमेरिका ये चाहे कि वहाँ पे वो हालात को अपनी तवक्कुआत के मुताबिक मोड़ ले तो वो उसके लिए मुमकिन नहीं है। अमेरिका का थ्रू आउट यही
उनका ऑब्जेक्टिव रहा है कि उन्होंने बशर अल-असद को वहां से हटाना है। उसके लिए वो कहते कुछ रहे हैं और करते कुछ और रहे हैं। दरपर्दा उन्होंने टर्की को भी नाराज किया, वहां पे वो पेशमर्गा को सपोर्ट करते रहे और वो कुर्द जो हैं वो टर्की के खिलाफ लड़ रहे थे। टर्की बावजूद उनका इत्तेहादी नेटो में होने के बावजूद उसने रशिया के साथ जाके ताल्लुकात इस्तवार किए और उसकी बुनियादी वजह यही है कि उसकी अपनी सरहदें अमेरिका के अपने एक्शंस की वजह से गैर महफूज हो रही थी। तो एक फूट तो पड़ गई अमेरिकन कैंप में, जिससे अमेरिकन पॉलिसीज वहां पे नाकाम होती नजर आ रही हैं। लेकिन ये कहना कि अमेरिका की रजामंदी के बगैर वहां पे कोई भी फायरबंदी जो है वो पूरी तरह इफेक्टिव होगी, मैं समझता हूं वो मुमकिन नहीं, क्योंकि अमेरिका की अपनी कैपेबिलिटीज अभी भी वहां पे ऐसी हैं कि अगर वो चाहें तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शरारत कर सकते हैं, कोई दूसरी साइड को हेल्प करके, कोई ना कोई अटैक करके। वहां पे बार सूरत उनका इन्फ्लुएंस जो है वो मुखालिफ कुव्वतों में मौजूद है। खासतौर पे जो इन्होंने फ्री सीरियन आर्मी बनाई थी उसमें उनका इन्फ्लुएंस है, उनको ये वेपन्स भी देते रहे हैं। तो मेरा अपना अंदाजा है कि ये जंग बंदी बहुत इफेक्टिव नहीं होगी। अमेरिका इसमें लाजमन रखना अंदाजी करेगा, क्योंकि बावजूद इसके कि दोनों जबानी तो यही कहते हैं कि जंग बंद हो जानी चाहिए, लेकिन ये मुखलिस नहीं है इस मामले में और एक दूसरे के साथ इनका कंपटीशन होने की वजह से ये जंग बंदी आर्जी नजर आती है। आप नहीं को ऑप्शन ले रहे हैं अमजद साहब, क्योंकि आप अमेरिका के इफेक्टिव होने की भी बात कर रहे हैं और उसकी सलाहियत की भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है ताकत का मरकज तब्दील नहीं हो रहा आपके तज्जिये में? जी फिलहाल नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही जगह की आप बात कर रहे हैं, तो ताकत का मरकज तो पूरी दुनिया के लिए इफेक्टिव है। तो मैं आप सिर्फ सीरिया की बात चूंकि कर रहे हैं, मैं इसमें अमेरिका का एक स्पॉइलर का रोल देख रहा हूं कि एज ए स्पॉइलर वो सिचुएशन को खराब कर सकते हैं। ये उनकी एबिलिटी बिल्कुल मौजूद है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मारवी सरमद साहिबा, आप किस तरह से इस पूरी सूरत हाल को देख रही हैं और आलमी सियासत में किस तरह का किरदार दिखाई दे रहा है आपको? थैंक यू आयशा। मैं यहाँ तक इत्तफाक करती हूँ अमजद शुएब साहब से कि अमेरिका जो है वो स्पॉइलर का किरदार जो है वो ज़रूर अदा कर सकता है और करेगा, और हमें नज़र भी आ रहा है। लेकिन जहाँ तक एक मुतबादिल मरकज़ का, ताकत के मरकज़ का ताल्लुक़ है, मेरा ख्याल है कि वो उभर रहा है और जिसे किसी ज़माने में एंटी यूएस एक्सेस ऑफ ईवल कहा जाता था, वो एक्सेस ऑफ ईवल जो अमेरिकन पर्सपेक्टिव से है वो एक्सेस हमें अब उभरता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखिए कि तुर्की ने रवाबित अपनी बहुत पुरानी हिस्टोरिकल एक उनकी दुश्मनी कहना चाहिए या कोई ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं थे रशिया के साथ, मगर उसके साथ उन्होंने रवाबित जो हैं वो बढ़ाए हैं और एक मुआहदे पर भी उन्होंने सीज़ फायर के मुआहदे पर भी महीनों से, कोई 2-3 महीने से तो बातचीत हो रही है और कई बार तजुर्बाती तौर पर 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए सीज़ फायर की एक्सरसाइज पर अमल भी हुआ है पिछले 3-1 महीने में। उसके अलावा आपने ये भी नोट किया होगा कि तुर्की और ईरान के दरमियान रवाबित जो हैं वो उस्तवार हुए हैं और हालिया आपने भी जिक्र किया मास्को में जो मीटिंग हुई है, तुर्की ईरान ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है, और बल्कि उस मीटिंग से एक दिन पहले ही रशिया के सफीर को वहां पर कत्ल किया गया और उसमें हमें तुर्की के जो सहाफती हल्के हैं वहां से ये बाज़गश्त सुनने को मिली कि इसमें अमेरिका का हाथ हो सकता है। अगरचे रियासती तौर पर पोजीशन ये ली गई थी तुर्की की जानिब से कि ये गलन मूवमेंट की जो फीटो उनकी मूवमेंट है उसका हाथ है, मगर उसका जो है अमेरिका को भी इल्ज़ाम दिया जाता रहा है। उसके अलावा परसों आपने सुना होगा कि तुर्की के वज़ीर अपने एर्दोगान ने जो बयान दिया कि उनके पास बहुत ही ठोस सबूत मौजूद हैं, तस्वीरें मौजूद हैं कि अमेरिका ने मदद की है आईसिस की। इसी तरह की बात जो है, जो फ्लिन है इनके ट्रंप की ने प्रपोज किया जिनका नाम NSA के लिए, उनकी तरफ से भी कैंपेन के दौरान और कैंपेन से पहले भी आपको बयान सुनने में मिले होंगे कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोजेक्ट है दाइश। तो हमें, और इधर आप अगर अफगानिस्तान की तरफ देखिए तो एक और अलायंस आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, अफगानिस्तान, रशिया, पाकिस्तान और ईरान का। तो आप इनकी जो है वो मीटिंग हुई है और उसके बाद अब फैसला किया गया कि अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल किया जाए। इसके अलावा एक और पॉइंट, जी हाँ, ट्रंप
आप देखिए, ट्रंप जो है वो कहते हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड्स नहीं होंगे, तो वो वहां से अब एंड गेम में अमेरिका अपने आप को नहीं देख रहा, मगर स्पॉइलर जरूर करेगा। लेकिन मैं इसमें हाँ का ऑप्शन लूंगी कि एक मुतबादल ताकत का मरकज उभरता हुआ नजर आ रहा है। इम्तियाज आलम साहब, देखिए, अगर इराक में मुदाखलत बुश इंतजामिया की सबसे मुजरमाना और अहमकाना मुदाखलत थी, और इसी तरह ओबामा इंतजामिया के तहत शाम में बशर असद के खिलाफ जो मुदाखलत थी, ये बहुत अहमकाना थी। उन्होंने एक बहुत खौफनाक लिबिया में भी और शाम में भी एक खौफनाक जंग को छेड़ दिया, और वो इस काबिल नहीं थे कि वो वहाँ पे अपने फौजी उतार सकते हैं। और उन्होंने वहाँ पे दाश को अपने इत्तेहादियों कुवैत और ये कतर और सऊदी अरब के ज़रिए दाश को बिल्ड किया। इसका एतराफ़ खुद हुआ है विकीलीक्स के ज़रिए, और हिलरी क्लिंटन की जो वो आई है सामने। तो मैं समझता हूँ कि जनूबी इसमें मशरिक़ी वस्ता में तवाज़ुन क़ुव्वत जो है, क़ुव्वतों को तवाज़ुन ख़िलाफ़ हो गया अमेरिका के, और उसके इत्तेहादी कमज़ोर पड़ गए हैं, जैसे सऊदी अरब और कतर, गल्फ़ स्टेट्स के लोग। और इसमें जो ईरान और तुर्की के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो भी अब पसे-पुश चले गए हैं। इराक सऊदी अरब के बहुत करीब हो गया था, इराक बशर असद को ख़त्म करना चाहता था, पहले बहुत ताल्लुक था, फिर ईरान के खिलाफ खड़े हो गए, सऊदी अरब के साथ जाकर मिस्र में जाके खड़े हो गए। तो बहुत ज़्यादा अर्दबान को इससे ज़ोफ़ पहुँचा, उनकी शख्सियत को और लीडरशिप को। और ये जब से ये वाक़यात हुए इस कू के जो तुर्की बहुत इफेक्टिव मुल्क है इस खत्ते में, अब वो आ गया है रूसियों के साथ, और बशर अल-असद के मामले में जो उनकी सख्तगिरी थी वो कम हो गई है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो कुव्वतें हैं, ये कोई एक्सेस 3 ये नहीं है, एक्सेस 3 कुछ और था। और दूसरी बात ये कि ये जो अफगानिस्तान पे चीन और रूस और ईरान की जो बातचीत हुई है, ये भी एक इंडिकेटर्स है। तो मुझे लगता है कि इस खत्ते में तवाज़ुन का कोई बदल रहा है। दूसरी तरफ जो था मामला पैसिफिक रीजन का और एशिया पैसिफिक रीजन का, वहाँ जो पॉलिसी लेकर आ रहे हैं ट्रंप, उससे अब चीन के हक में बात जा रही है। जो चीन का जो था रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का जो प्लान है, उसमें जापान भी आ गया है, साउथ कोरिया भी आ गया और ऑस्ट्रेलिया भी आ गया। आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं? मेरा ख्याल नहीं, इसमें जो ताकत का मरकज जो है ना, जो आप कह रही हैं, दुनिया में ताकत के मरकज कई मराकज उभर रहे हैं, रीजनल मराकज उभर रहे हैं, और ये पुरानी सर जंग नहीं होने जा रही, लेकिन जो सुपर पावर की हेगेमनी थी वो टूट रही है। तो फिर हाँ का ऑप्शन है, सुपर पावर की हेगेमनी। आप ऐसे ही समझ लें, ब्रॉडली स्पीकिंग। एक ब्रेक लेंगे, यहाँ पर 2 हाँ के ऑप्शन, 1 नहीं का। हम बात करेंगे नियाजी साहब से, शहजाद साहब से, वो इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं और आलमी सियासत पर क्या असर देख रहे हैं, जानिए ब्रेक के बाद। शाम में अमरीकी किरदार के बगैर जंग बंदी, क्या दुनिया में ताकत का मरकज तब्दील हो रहा है? ऑप्शन है हाँ और नहीं के, 2 हाँ में और 1 नहीं। मजहर साहब, देखिए, कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन मेरा ख्याल है हम अमेरिका को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और अब तो जॉन रैम्बो वहाँ सदर बनने जा रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उससे तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। मसला अनप्रिडिक्टेबल का ये होता है, बहुत खतरनाक होता है एक आदमी अगर अनप्रिडिक्टेबल हो। देखिए, शाम और लीबिया को एक बहुत ही सोचे समझे मंसूबे के तहत तबाह किया गया। ये 2 आवाज़ें ऐसी थीं जो इजराइल के खिलाफ सबसे मौसर आवाज़ें हुआ करती थीं। आप उसके बाद देखिए, उसके बाद इजराइल के अगेंस्ट कोई आवाज़ ही उठती हुई नज़र नहीं आती। उस पूरे मिडल ईस्ट को उठा के देख लें तो बहुत ही प्लानिंग से इन दोनों कंट्रीज़ को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया गया। हम अरब स्प्रिंग के रोमांस में रहे कि अरब स्प्रिंग से पता नहीं क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, हो ये रहा था काम असल में। तो ये ज़रूर है कि रशिया अपने आप को ज़रूर असर्ट भी कर रहा है, नए अलायंसेस भी बना रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है अमेरिका इतनी जल्दी इन सारी चीज़ों से पुल आउट नहीं करेगा। और जाहिर है अमेरिका में सिर्फ सदर की तब्दीली से पॉलिसियाँ तब्दील नहीं हुआ करती। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई सिचुएशन होने जा रही है। ये ज़रूर है कि नए अलाइनमेंट्स बन रहे हैं, वो अलाइनमेंट क्या शक्ल इख्तियार करते हैं आगे चल के, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन फिलफौर अगर हम कहें ये सीज फायर जो है ये मौसर साबित हो जाएगा और अमेरिका का इधर से रोल खत्म हो जाएगा, वो होता नजर नहीं आ रहा मुझे। आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं जी। शहजाद चौधरी साहब,
देखिए, रूस जो है ये यूरेशियन पावर है, ये दुनिया में कभी भी अपनी हैसियत सुपर पावर के दिनों के अलावा यानी कोल्ड वॉर के दिनों के अलावा कभी इस्टेब्लिश नहीं कर पाई है। हाँ, अलबत्ता जब चीन इसके साथ मिल जाता है किसी मसले पे तो फिर दोनों का वजन तकरीबन अमेरिका के बराबर हो जाता है। अब इन दोनों के पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कि ये अपने आप को खासतौर पर एशिया के अंदर बहुत बेहतर तरीके से री-इन्फोर्स और री-इस्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन जो कि ये थोड़े से अपने कंजर्वेटिव अप्रोच की वजह से उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते। रह गया मामला ये जो आपको ईरान और तुर्की और अमेरिका और रूस के दरमियान में जो मीटिंग हुई है जंगबंदी का, देखिए इन तीन में से सबसे ज़्यादा ऑड जो वो मुल्क है वो तुर्की है। यानी तुर्की बशर अल असद को हटाना चाहता है, रूस उसको रखना चाहता है और ईरान भी रखना चाहता है। तुर्की फोर्सेस को अंदर भेज रहा है शाम के अंदर, और रूस ने वहां पर शामी कुर्दों को इस्तेमाल करते हुए एक दीवार बना दिया कि तुर्की फौजें से आगे ना आए। इस वक्त जब तुर्की इसके अंदर शामिल होता है तो फतेह गुलन के बुग़्ज़ की वजह से शामिल होता है इस किस्म की, वो अमेरिका पे प्रेशर डालना चाहता है। अदरवाइज तुर्की का हर चीज का दारोमदार नेटो के साथ और अमेरिका के साथ तल्लुकात पे है। तो मैं तुर्की के रोल को इन तीन मुल्कों की मीटिंग के अंदर बिल्कुल किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं देता। ये बिल्कुल एक आई वॉश है और उसके जो बहुत नैरो एजेंडा है, नैरो टर्म्स हैं जिसको वो हासिल करना चाहता है। जहां तक आगे आने वाले दिनों में क्या चलेगा, देखिए हम आज अमेरिका की पोजीशन को रिलेटिवली कमजोर देख रहे हैं शाम में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आके उसको किस तरीके से चलाएगा, क्या इसी गंद को लेके आगे चलेगा? क्योंकि इस गंद में बाकी सब लोग कमजोर हो रहे हैं, अमेरिका ने अपने आप को बचाया हुआ है। तो क्या अगर यही स्ट्रैटेजी रही तो फिर तो आपको यही कुछ नजर आएगा, या ये कि वो कुछ ना कुछ जहां पर लोगों को और को शामिल कर सकता है, तुर्की को, कुर्दों को, बाकी लोगों को इस्तेमाल करेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि डायरेक्टली, लेकिन रूस और ईरान दोनों चाहेंगे कि डायरेक्टली आए, अंदर शामिल हो, ताकि उसका भी ताकत कमजोर हो और किसी ना किसी तरीके से उसको मार पड़े। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ना इसकी यहाँ इसकी फाइनल पोजीशन अभी एस्टैब्लिश नहीं हुई है, मैं नई का ऑप्शन ले रहा हूँ। नियाजी साहब, देखिए जी, सवाल में थोड़ी करेक्शन चाहिए कि इससे तासुर ये मिलता है कि जैसे यकदम पावर जो है ना अमेरिका से मुंतकिल होकर किसी और जगह हो जाएगी। ये सूरत इस तरह नहीं है। ये जरूर हुआ है कि इस वक्त जो है पावर के अंदर पहले यूनिपोलर वर्ल्ड थी। अमेरिका पिछले तकरीबन 25 साल से 30 साल से तनहा सुपर पावर के तौर पे सामने आया था। अब उसके अंदर डेफिनेटली जो है ना जो नया ब्लॉक बना है जिसके अंदर आपको और कई सरप्राइजेस मिलेंगी, और वो ये है कि रशिया, टर्की जो कितना, जैसे शहजाद साहब ने कितना स्ट्रांग उसका उनका इत्तेहादी था नेटो का, और उसका इस तरह रशिया के साथ हैंड इन ग्लव हो जाना और इस तरह सामने आ जाना। फिर पाकिस्तान का जो है, जिसको पाकिस्तान और रूस और चीन ने अफगानिस्तान के ऊपर अपने तौर पे डायलॉग शुरू किया। उन्होंने 5वीं मीटिंग कल खत्म हुई है और उन्होंने उसमें यह कहा है कि जी हम अफगानिस्तान को भी शामिल करना चाहेंगे। अब देखें, पहली बात यह है कि ये इसके अंदर एक और भी आपको जो चीज है जो सामने इस तरह उभर के नहीं आई, इसमें सऊदी अरेबिया भी उसकी टेसेट अप्रूवल शामिल है। ये रशिया और टर्की सऊदी अरेबिया से भी इंटाइज थे, यानी कि अमेरिका को वो बायपास करके ये जो है इसको उन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं बिल्कुल मेरी सेटल्ड ओपिनियन है कि ये जो जंगबंदी है ये बड़ी इफेक्टिव होगी, मौसर होगी। अमेरिका की ख्वाहिश अपनी जगह, इसको बिल्कुल वो इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। 5 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन, मैं इसमें एक चीज ऐड कर लें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्पेन, न्यूजीलैंड और मिस्र ने एक अमेरिका के बेहस पे एक रेजोल्यूशन इसी जंगबंदी की थी जिसको रूस ने और चीन